दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें मैं आज आपको एफआईआर क्वैशिंग के बारे में थोड़ा सा विस्तार में थोड़ा सा डिटेल में समझाने वाला हूं। दोस्तों इसके पहले भी मैंने एफआईआर क्वैशिंग को लेकर 2 वीडियोस बनाए थे, जिसमें से एक वीडियो मैंने एफआईआर क्वैशिंग क्या होता है, कैसे होता है, इस बात को लेकर बड़े ही सीधे सरल शब्दों में पेचीदा ना करते हुए बनाया। काफ़ी सारे लोगों ने उस वीडियो को देखने के बाद मुझे बताया कि वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आया, मगर फिर भी कुछ लोगों ने मुझे संपर्क करके बताया कि उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो इसीलिए ये बात को लेकर मैं अब इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों मेरा नाम है एडवोकेट नहुष खुबालकर और मैं सन 1991 से सतत रूप से हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों एफआईआर क्वैशिंग के बारे में अच्छी तरह से समझने के लिए हमें 2 बातें समझना ज़रूरी है। पहली बात है क्राइम, अपराध, और दूसरी बात है एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब हो सकता है आपको लगे कि ये दोनों संज्ञाओं से आप तो बहुत भली भांति परिचित है, तो इसमें क्या समझना, मगर नहीं दोस्तों। आपको अगर एफआईआर क्वैशिंग के बारे में अच्छे से समझना है तो ये 2 संज्ञाएं, 2 संकल्पनाएं, 2 बातें अच्छे से समझना पहले ज़रूरी है। तो ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं यह बात भी स्पष्ट कर दूं कि जो कुछ बातें मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ वह आपके केस की कानूनी सलाह नहीं है। आपके केस के बारे में कानूनी सलाह आप अपने वकील से ही लीजिए, क्योंकि वह वकील साहब आपके केस की स्टडी कर आपको योग्य दिशा दे सकते हैं, योग्य सलाह दे सकते हैं। एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि एफआईआर क्वैश करने की केवल शक्ति न्यायालय को होती है। इस वजह से आपने केस दाखिल कर देना यानी न्यायालय ने आपकी केस मंजूर करने को बाध्य होना, ऐसा नहीं होता है। केवल केस दाखिल करने से आपकी केस में एफआईआर क्वैश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एफआईआर क्वैश होने के लिए उस केस में वह परिस्थिति जो कानून ने दी हुई है उपलब्ध है या नहीं, यह पहले देखा जाता है और उसके बाद ही एफआईआर क्वैश किया जाता है। इसलिए आपके केस में एफआईआर क्वैश होगा या नहीं होगा, यह अभ्यास की बात है। आपके वकील साहब आपके केस का अभ्यास कर इस बात को आपको स्पष्ट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्राइम पर। दोस्तों मुझे बताएं, आप अपराध या क्राइम किसे कहेंगे? अगर ये सवाल मैं आपको पूछूं तो हो सकता है आपका जवाब ये हो कि किसी ने भी किसी के खिलाफ कुछ सीरियस काम करना, सीरियस कृत्य करना अपराध होता है। मगर दोस्तों इस प्रकार के एक जनरल डिस्क्रिप्शन को, एक सामान्य वर्णन को आपराधिक कृति नहीं कहा जा सकता। समझिए इस बात को। कोई भी कृति अपराध ठहरने के लिए या अपराध माना जाने के लिए उसे, उस कृति को कानून में दी हुई अपराध की व्याख्या में फिट होना पड़ता है, तभी उस कृति को अपराध कह सकते हैं। तो यह समझना आपके लिए ज़रूरी है कि हमारे देश के कानून में अलग अलग अपराधों की व्याख्या दी गई है, परिभाषा की हुई है। वो कानून यानी कि उनमें से मुख्य कानून है भारतीय दंड विधान, इंडियन पीनल कोड। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे कानून होते हैं जिनमें भी क्राइम्स यानी कि अपराध, उनकी व्याख्याएं दी होती है, और साथ ही में उन क्राइम्स के लिए क्या पनिशमेंट रहेगी यह भी दिया होता है। तो जब तक किसी भी व्यक्ति की कृति उन कानून में दिए हुए अपराधों के व्याख्या में फिट नहीं होती, तब तक ये नहीं कहा जाता कि उसने कोई अपराध किया है।
इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। अब मैं आपको हमारे भारतीय दंड संहिता में दी हुई चोरी की क्या डेफिनेशन है वो समझाता हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ बेयर कीजिए क्योंकि यह व्याख्या इंग्लिश में है। जितना मुझसे बन पाए मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँगा, मगर पहले मैं इंग्लिश में वो आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो देखिए क्या लिखा है। सेक्शन 378 ऑफ इंडियन पिनल कोड ये डिफ़ाइन करता है चोरी क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं थेफ्ट। तो क्या लिखा है, एक सिंपल सी परिभाषा है, इसलिए मैंने ये उदाहरण चुना हुआ है। Whoever intending to take dishonestly any movable property out of possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। देखिए एक व्याख्या है और इस व्याख्या में कुछ तत्व दिए हुए हैं। अगर उन तत्वों की पूर्ति कोई भी व्यक्ति अपने कृति से करता है, हर एक तत्व की पूर्ति, हर एक एलिमेंट की पूर्ति, यानी हर एक एलिमेंट अगर उसके कृति में अस्तित्व में है, तब कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने चोरी की है। अब इसमें क्या एलिमेंट्स है चोरी बनने के लिए? तो पहला एलिमेंट ये होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति के कब्ज़े में कोई चल संपत्ति है जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो गलत तरीके से लेना चाहता है, लेने के उद्देश्य से उस प्रॉपर्टी को हिलाता है, मतलब लेता है, मूव करता है, तो वो चोरी करता है, ऐसे कहा जाएगा। इस तरह से ये व्याख्या है। थोड़ा सा मेरे हिंदी में अगर आगे पीछे कुछ हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा, मगर जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि जब तक इस व्याख्या में दिए हुए हर इंग्रेडिएंट, हर एलिमेंट को फुलफ़िल नहीं किया जाता, उसका अस्तित्व नहीं होता, तब तक यह नहीं कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने चोरी की है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको तो बात समझ में आई होगी। मान लो अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कब्ज़े में कोई चीज़ है, उस चीज़ को लेता है, मगर उसका उद्देश्य उस चीज़ को वापस करना वो है, तो ये चोरी नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसे उस चीज़ को डिसऑनेस्टली लेना नहीं है कंप्लीटली। वो तो वापस करने का उद्देश्य रखता है ना, इसलिए उसे चोरी नहीं कहा जाएगा। जब वो गलत उद्देश्य से उस चीज़ को अपने पास लेता है, उसके कब्ज़े में से वापस नहीं करना है, मतलब कि इस व्याख्या के हर एलिमेंट को फुलफ़िल करता है, तो इसे चोरी कहा जाएगा। तो यहाँ तक तो बात अभी आपको पक्की समझ में आ गई होगी। आप मूल बात को समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब तक कानून में दी हुई परिभाषा के हर तत्व के अस्तित्व के वजह से किसी की कृति उस डेफिनेशन में नहीं बैठती, तब तक उस व्यक्ति ने चोरी की या वो अपराध किया ऐसे नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सेक्शन हुआ। इस तरह से कई सारे सेक्शंस, कई सारी व्याख्याएं भारतीय दंड विधान में की हुई है, और भारतीय दंड विधान के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कानून होते हैं, जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट वगैरह वगैरह वगैरह। इन बहुत सारे कानूनों में अपराध क्या होगा उनकी परिभाषाएं की हुई है, और जब तक उन परिभाषाओं में दिए हुए एलिमेंट्स उपलब्ध नहीं है, तब तक उस व्यक्ति ने वह अपराध किया ऐसे नहीं कहा जा सकता। तो क्राइम और अपराधों के बारे में यहाँ तक समझने के बाद यह भी समझिए कि क्राइम्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी दखल पात्र गुनाह, और दूसरा होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि अदखल पात्र गुनाह।
मोटे तौर पे मैं समझा देता हूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जिसकी खबर मिलते ही पुलिस वारंट के बिना भी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर योग्य व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। यानी कि पुलिस उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस खुद ले सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो है जिसमें पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। उस प्रकार के क्राइम में पुलिस आपको एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर कर आपको कोर्ट का रास्ता दिखाती है। उस सिचुएशन में आपको डायरेक्टली कोर्ट में जाकर क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट के सामने पेश करनी होती है। तो इस प्रकार से क्राइम के दो प्रकार होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अब आगे बढ़ते हैं, FIR के बारे में समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं FIR का लॉन्ग फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि प्रथम खबर। किसकी प्रथम खबर? तो किसी ने कोई अपराध किया, इस बात की प्रथम खबर, इसको कहते हैं FIR। किसको दी जाती है यह खबर? पुलिस को। तो जब पुलिस को किसी भी अपराध की पहली बार सूचना दी जाती है, पहली बार इंटीमेशन दी जाती है, पहली बार रिपोर्ट किया जाता है या खबर दी जाती है, उसे कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का क्या महत्व है? तो दोस्तों, समझने की बात यहाँ ये है कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही ऐसा पॉइंट होता है जो इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कराता है, जो तपास प्रक्रिया को हरकत में लाता है। और उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में इंक्लूड होता है एक्यूज्ड को अरेस्ट करना, एविडेंस कलेक्ट करना, क्राइम सीन को विजिट करना, बाकी सभी कृतियां करना है, जैसे कि पंचनामे करना, सीजर करना यानी कि जब्तियां करना, अपराधियों को अरेस्ट करना। ये सब बातें इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हो जाता है तब होती है। तो समझने की बात क्या है कि जैसे ही पुलिस को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मिलती है, और किसकी, ये भी समझिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस की, किसी भी दखलपात्र अपराध की, दखलपात्र गुनह की जब प्रथम खबर मिलती है, तब वो पॉइंट होता है जब इन्वेस्टिगेशन इज सेट इनटू मोशन। इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, हरकत में आता है। अब ये इन्वेस्टिगेशन जो हरकत में आता है उसका बेसिस होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि उस रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया, कंप्लेनेंट ने जो कुछ बताया, जो कुछ बातें बताई, वो अगर ऐसा दिखाती है कि ये बातें समझने के बाद ऐसा दिखता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या किया है, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ये एक स्पार्क है जो आग लगाता है, या कोई ट्रिगर जैसा है जो गोली चलाता है। मतलब कुछ तो भी शुरू करता है, और वो कुछ तो भी यानी कि वो होता है इन्वेस्टिगेशन, आरोपी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है आपके लिए कि FIR में दिए हुए वर्णन के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होने के लिए FIR में जो तकरार है, जो कृति का वर्णन है आरोपी के, वह वर्णन में वो गुनाह के वह सारे इंग्रेडिएंट्स आ जाने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स के वजह से वो कानून की व्याख्या बनती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि अपराध की व्याख्या क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या तत्व होते हैं। अब आप ये समझिए कि FIR में जो तकरारकर्ता गुनाह का वर्णन कर रहा है, उस वर्णन में वह सारे तत्व दिखने चाहिए, उपस्थित रहने चाहिए, जो कि उस अपराध को डिफाइन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। अगर एक भी तत्व उसमें नहीं है तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के भरोसे
इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो सकता, पुलिस उस अपराध का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। ऐसा क्यों है दोस्तों? मान लीजिए कोई एक ऐसा एफआईआर है जिसमें जो वर्णन दिया हुआ है अपराधी के कृति का, उसमें कानून में दिए हुए उस अपराध के व्याख्या का कोई इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मिसिंग है, तो उसने वह अपराध किया ऐसा मूल रूप से ही नहीं कहा जा सकता। अब जब मूल रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि उसने वह अपराध किया, तो पुलिस उस इंफॉर्मेशन का कॉग्निजेंस लेकर इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू कर सकती है? वह अधिकार ही पुलिस को नहीं होता। उसके बावजूद कई सारे मामलों में इन बातों को दुर्लक्ष्य कर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तो इस प्रकार के दोषपूर्ण एफआईआर की वजह से, डिफेक्टिव एफआईआर की वजह से, वो जो आदमी जिसके खिलाफ ये एफआईआर है, जिसे हम आरोपी कहते हैं, वह क्यों तकलीफ़ भोगते हैं? जब हमारे देश के कानून की व्यवस्था ही ऐसी है कि जब तक उस कानून के अंदर दिए हुए व्याख्या में के सभी तत्व उपस्थित नहीं होते, तब तक उसे अपराध नहीं कहा जाता। ऐसी अगर व्यवस्था है तो क्यों कोई आरोपी केवल डिफेक्टिव एफआईआर की वजह से तकलीफ़ भोगते हैं? क्यों उसे उस कंप्लीट पुलिस प्रक्रिया से गुजरना पड़े? तो यहाँ आती है बात दोस्तों एफआईआर क्वैशिंग की। इस प्रकार का एफआईआर जिसके भरोसे इन्वेस्टिगेशन ही शुरू नहीं हो सकता, फिर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, तो उस एफआईआर को मूल रूप से काटना ज़रूरी होता है। जब उस एफआईआर को मूल रूप से काटा जाएगा, क्वैश किया जाएगा, तब आगे की बात इन्वेस्टिगेशन होने का सवाल ही नहीं होता। पुलिस को वो पावर ही नहीं बचती। तो ये एफआईआर क्वैश करने का अधिकार किसे होता है? पुलिस को नहीं होता। यह अधिकार होता है, एक विशेषाधिकार होता है हाई कोर्ट को। सेक्शन 482 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसके अंदर हाई कोर्ट को यह शक्ति होती है। अगर आप सेक्शन 482 पढ़ोगे तो वहाँ आपको यह शब्द नहीं दिखेंगे, क्वैशिंग ऑफ एफआईआर। वह तो इंटरप्रिटेशन से वहाँ पर लिखा गया है अलग अलग जजमेंट्स में। तो यह एक विशेष शक्ति जो हाई कोर्ट को होती है क्वैशिंग ऑफ एफआईआर की, उस शक्ति को आवाहन करके हमें, यानी वो आरोपी को केस दाखिल करनी होती है कि न्यायमूर्ति महोदय, मेरे केस में जो एफआईआर है उसे कृपया क्वैश कीजिए, क्योंकि उस एफआईआर के वजह से मेरे पीछे इन्वेस्टिगेशन लग गई है, शुरू हो गई है। तो दोस्तों, अब यहाँ समझने की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल इस प्रकार की केस आपने दायर कर दी और हाई कोर्ट को विनंती की कि मेरा एफआईआर क्वैश कर दीजिएगा, तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया एफआईआर क्वैश, ऐसे नहीं होता। एफआईआर क्वैशिंग की कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट्स है, कुछ परीक्षाएं हैं जो कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की हुई है। मगर उसमें से एक महत्वपूर्ण टेस्ट है जो मैं आपको आज यहाँ बताने वाला हूँ। वो टेस्ट ये है कि एफआईआर में जो उस गुनाह का वर्णन दिया हुआ है कंप्लेनेंट द्वारा, उस वर्णन के अंदर जो तत्व दिए हैं, जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं आरोपी के कृति के, मान लो उसमें का हर एक तत्व बाद में कोर्ट में साबित होने के पहले ही, अभी इसी वक्त फेस वैल्यू पे सच भी मान लिया, तो भी क्या वह आरोपी सज़ा के लिए पात्र होगा? यह वो टेस्ट है। मैं फिर से समझाता हूँ। मान लो किसी ने किसी के खिलाफ एफआईआर में चोरी का कोई वर्णन दिया और उस वर्णन में यह भी लिख दिया कि उसने वो चीज़ मेरे से लेने के बाद वापस कर दी। अब देखिए, इस कंप्लेनेंट की हर बात अगर न्यायालय में सरकार पक्ष ने साबित भी कर दी, इंक्लूडिंग ये बात कि वो चीज़ वापस कर दी, तो सीधी सीधी बात है, उस अपराधी को चोरी की सज़ा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस अपराधी ने जो कुछ किया है वो हर कृति भी सच मानी जाए तो भी
चोरी के डेफिनेशन में फिट नहीं होती, क्योंकि वह चीज़ उसने वापस कर दी है। वह चीज़ गलत तरीके से अपने पास रखने का, खुद एंजॉय करने का उसका कोई इंटेंशन नहीं था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन जहाँ एब्सेंट है, जो बात प्राइमा फेसी एफआईआर से ही दिख रही है, तो वो कृति, वो एफआईआर चोरी नहीं हो सकता। मतलब वो एफआईआर में का वर्णन चोरी के व्याख्या में नहीं बैठ सकता। यानी कि डिस्क्रिप्शन गिवन इन दी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इवन इफ taken to be true on its face value, does not constitute any crime, then this kind of FIR, इस प्रकार का FIR क्वाश करने योग्य है, क्वाश करने लायक है, और तब कहीं जाकर हाई कोर्ट उस FIR को क्वाश करते हैं। दोस्तों, हर केस में FIR क्वाश करने लायक है या नहीं, यह अभ्यास की बात होती है। हर पेपर पढ़ना होता है और उसके बाद कानून में दी हुई व्याख्या, उसका इंटरप्रिटेशन, सभी तमाम सी चीज़ें ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर आना पड़ता है और क्लाइंट को एडवाइस करना पड़ता है कि आपके केस में एफआईआर क्वैश होने की कितनी संभावना है या नहीं है। तो दोस्तों, एफआईआर क्वैशिंग के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा स्पष्ट रूप से आपको मैं सभी बातें समझाऊं, यह एक प्रयास आज यहाँ मैंने किया। क्या मैं इसमें सफल हुआ या नहीं, ये आप ही मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बावजूद भी आपको अगर कोई शंकाएं हैं तो आप ज़रूर मुझे वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ मैं काफ़ी हद तक आपको ये समझा पाया कि एफआईआर क्वैशिंग सच में कैसे होता है, क्या होता है, कब होता है, कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता। इसे मैं अगर और कुछ और बढ़ाऊं तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा पेचीदा बनेगा। जितना ज़्यादा सरल, सीधा और स्पष्ट रख सकूं, उतना रखने की मैंने कोशिश की हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक्स भी दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसी के साथ मैं आपकी विदा लेता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।